हेलो स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री का आपका पार्ट 3.4 मतलब कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम देखने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है? कंडक्टेंस कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यह हमारा टॉपिक है आज का। क्या होता है कि हम यूँ देखते हैं कि इट इज़ नेसेसरी फॉलोइंग फैक्ट अबाउट नो आप कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ फैक्ट को हम देखेंगे। सबसे पहले कि जो कंडक्टेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के बारे में सबसे ऑथेंटिकली जो लॉ दिया था वो ओम्स ने दिया था। तो यहां पर पहले मैं ओम्स के लॉ को एक्सप्लेन करने जाऊंगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप लोगों ने इस लॉ को हम दो तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। एक तो मेटेलिक कंडक्टेंस में और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में, यानी कि इन फिजिक्स और दूसरा इन केमिस्ट्री। दो तरीके से देखेंगे इन केमिस्ट्री। पहले फिजिक्स के बारे में अगर बात करूं और उसे केमिस्ट्री में आप आराम से समझ जाएंगे, दोनों में एक ही है लगभग। देखो, सपोज अगर ये सीधा पाइप हो, सीधा, और इसमें से हम पानी को बहाएं तो जितना पानी बहेगा वो केवल इस, अगर पूरा पूरा एक जितना है, पानी इधर भी उतना इधर भी उतना, सपोज कनेक्शन है यहाँ पर पानी का सपोज कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी सपोज पानी का जुड़ा हुआ है, ये ए पॉइंट है, ये सपोज बी पॉइंट है। तो इस पाइप में से पानी कहाँ जाएगा? आप मालूम में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल सही, कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का लेवल एक जितना है। अगर हम लेवल को अलग अलग कर दें, यानी थोड़ा सा पाइप को हम क्या कर दें, इस तरीके से कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला, इसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इसको V2 मान लेते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर? तो थोड़ा सा चेंज हो गया। कहां पर पोटेंशियल डिफरेंस? ये इसके एरिया ऑफ सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। तो मैं ये लिख देता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कौन से? दो एंड पर, कंडक्टर के दो एंड पर, एक एंड ए और एक एंड बी, इन दोनों एंड के, कंडक्टर के दोनों एंड के क्रॉस एरिया, क्रॉस सेक्शन की, ठीक है ना। मतलब जितना पाइप चौड़ा होगा पानी उतना ज्यादा निकलेगा, और इन दोनों के क्रॉस सेक्शन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डिसाइड करेगा। जितनी हाइट, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा पानी उतना बहेगा। बस इलेक्ट्रिसिटी को भी यही समझ लीजिए। ओम्स का कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से जो बहेगी, क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इसमें से, फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। कहां पर? अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, अक्रॉस एंड ऑफ द कंडक्टर। मैं लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन। क्या कहता है ओम्स का लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या के ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट flowing in conductor is directly proportional potential difference
ऑफ एंड्स कर देता हूं, एंड्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। पर एक बात याद रखिएगा, ये जो डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन कहती है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, सपोज आई फ्लो हो रहा है, वो कितना फ्लो होगा, जितना इनके डिफरेंस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिफरेंस। कहां के डिफरेंस में? एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंड्स के। परंतु एक बात याद रखिएगा, यह जो डेफिनेशन दी गई है उसमें एक दो कंडीशन, तीन कंडीशन और भी हैं, पर दो तो मैं ना मान लो। कौन सा? एक तो अगर मेटेलिक के बारे में दो, कौन कौन सी? एक तो सेम कंडीशन होनी चाहिए अंडर द सिमिलर फिजिकल कंडीशन। सिमिलर फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी? जैसे टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर, ये सभी कंडीशन फिक्स होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते तो कंसंट्रेशन भी बोलते हैं अपन। तो अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन कर देता हूं, अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन, तभी ओम्स का लॉ लागू होता है। अब इसको हम मैथमेटिकली रूप से देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट जितना बहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उतना इलेक्ट्रिक करंट बहेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं? V इक्वल्स टू R I कर देते हैं। तो यहां पर R है वो क्या है? R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, ठीक है ना। R इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इसको अपन रेजिस्टेंस कांस्टेंट कहते हैं। मैं कांस्टेंट लिख देता हूं ना, R इक्वल रेजिस्टेंस तो लिख देती है कि सही था, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। बात क्लियर हुई? अब इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन, R इक्वल्स टू V, R इक्वल्स टू वी आई करके भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसका ये मैंने आपको फिजिकल में बताया। अब केमिकल में भी यही है, थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंज है, तो मैं डेफिनेशन को तो यहीं पर लिख देता हूं इसको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। इन केमिस्ट्री में क्या इसकी डेफिनेशन होगी? तो इसमें डेफिनेशन होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर, मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डीपी लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the electric current passing to the electric current passing through the conductor, through the solution कर देंगे, through the conducting solution कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये ओम्स लॉ है। अब इस ओम्स लॉ में इसकी यूनिट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार ध्यान से सुन ले बच्चों, बड़ी इजी लैंग्वेज है ये, आप इसको देखकर ओम्स के लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली में कोई पूछते व्हाट इज द ओम्स लॉ, आपको वन वर्ड्स में आंसर क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक कंडक्ट फ्लोइंग ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। बस फिर से
कितना करंट बहेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। इतना आपका जवाब होगा। और अदरवाइज क्लास सेक्शन वगैरह करके बता सकते हैं अपन, आप चाहें तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ओम्स के लॉ का जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कांस्टेंट, इट इज रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये साइन होता है, इसको कहते हैं अपन ओमेगा, इस तरीके से लिख देता हूं मैं, बाय ओ मेगा, ये साइन यूं करके ओमेगा से पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आर कर देता हूं। इसकी एसआई यूनिट ओमेगा है, तो जो ओमेगा से रिप्रेजेंट एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर एरिया स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसके यूनिट है कि मीटर पर स्क्वायर कर लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, या ये सेकंड क्यूब सेकंड ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसकी यूनिट है, किसकी, रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, इसको का थोड़ा रिलेशन देख ले अपन, क्योंकि यह हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। सबसे पहले तो जिससे मैंने बताया कि ये आर ओमेगा इज इक्वल टू, ये है, थोड़ा यूं कर देता हूं, आर ओमेगा इज इक्वल टू, ये एक ओमेगा की वैल्यू है। अब इसको यूं लिख देता हूं मैं, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन ए इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत जरूरी है और आपको समझना भी जरूरी है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आपने डेफिनेशन फिजिक्स में पढ़ी होगी या 10th में पढ़ी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो है कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक करंट को लाने के लिए किए गए कार्य को पर स्क्वायर एरिया पर किए गए वर्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये फिजिक्स की डेफिनेशन है, मैं यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सिंपली बस मैंने बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन यह है कि इलेक्ट्रिक करंट bring the electric current from infinite point A to another point B and work done across section area of that point is known as potential difference। ये फिजिक्स की डेफिनेशन है। और पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पर भी हो तो वर्क डन, तो मतलब यहां पर अपन क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वर्क डन, वर्क डन। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। और यहां पर क्या है, तो मैंने यहां ए लिख दिया क्योंकि ये क्या है कि आपका ए ऑलरेडी दिया हुआ है इसको। अब ये ए मैंने वो वाला रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं वर्क और यहां लिख देता हूं चार्ज। और पर यूनिट एरिया के लिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये इसको मैं 1/a को तुम्हें यहीं पर रख देता हूं, वर्क डन अपॉन चार्ज है। मैं इसी को क्या कर देता हूं, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन यहां लिख के आपको बताऊं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है कि फोर्स इनटू लेंथ। अब आप लोग सर फोर्स इनटू लेंथ तो नहीं होता है, हमने तो फिजिक्स में नहीं पढ़ा, बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हो। तो भाई मैं ये कहता हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, क्लियर। यहां पर डिस्प्लेसमेंट मतलब एल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं v की जगह पर एफ इंटू एल अपॉन ए, तो है इसका, ठीक है ना, और इंटू चार्ज के लिए ए इंटू एस, है ना, पर्टिकुलर एरिया पर सेकेंड में कितना चार्ज है, इंटू चार्ज, इंटू चार्ज के लिए, फिर इंटू 1/a
ए। ध्यान रखिएगा, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि एरिया, मैंने वो लिखा। और चार्ज के लिए पर्टिकुलर एरिया में कितनी सेकंड तक चार्ज आया उसको चार्ज, और 1/a इसका तो ऑलरेडी है। अब इसको मैं ऐसा कर देता हूं, जो यहां पर जो फोर्स है, ठीक है ना, और जो फोर्स है यहां पर वो किसके इक्वल होता है, फोर्स यानी कि आपने कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दिया, तो मास इनटू, ये न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग है, मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स के लिए मास इनटू एक्सीलरेशन, और इनटू ए यहां पर ये है, और ए इनटू एस और इनटू 1/a। फोर्स इज इक्वल टू एक्सीलरेशन होता है, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है ना, ये न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग भी है। अब इसको अपन क्या करेंगे, ये एम है, एम यानी कि मास, और एस यानी कि टाइम है। अब एक्सीलरेशन के लिए, मास के लिए तो मैं क्या कर देता हूं, मास के लिए मैं किलोग्राम ले लेता हूं, ठीक है ना, और ए क्या है, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी का यार शॉर्ट में लिखूं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को आप अपन, जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी चीज के लिए, उसको हम किस में मेजरमेंट करते हैं, एम में यानी मीटर में, मीटर में टाइम को सेकंड में -1। चेंज इन द वेलोसिटी फिर से ठीक कर देते हैं, यानी कि सेकंड ऊपर जाएगा तो एम एस -2। तो मास के लिए यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की यूनिट बच्चों क्या होगी, m -s2, और यहां पर नीचे a एरिया है और a सेकंड है, फिर से 1/a कर देता हूं। मैं आप लोगों को जो बात यहां पर बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। ये रिलेशन आपको यहां से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, कहां से क्या होना, एक की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये कहां से आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू kg m का m, और ये एस को अगर नीचे ले आ रहा हूं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या करूंगा, m और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर, ये a और a ये स्क्वायर और एस क्यूब। तो इस तरीके से इसकी एस आई यूनिट, इसकी रेजिस्टेंस की, आर की रेजिस्टेंस आर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट हो जाएगी kg m a s स्क्वायर एस क्यूब, ठीक है ना। इसको मैंने ये ऐसा श्लेष करके लगाया है, पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, kg m a, फिर ये श्लेष नहीं लगा के a -2 s -3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी ऐसा यूनिट आपके सामने रखी है, ये इनका इसका रिलेशन है। ओम्स के लॉ को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, इसकी यूनिट को एक्सप्लेन किया है। एक बार शॉर्ट समराइज कर देता हूं कि मैंने क्या किया। शॉर्ट में इसका जो है ये वाला इसका एसआई यूनिट है, वो मैंने आपको निकाल के बताई कैसे आई है, बात इतनी। और ओम्स का लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, सुनिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज ओम्स लॉ, उसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो आप चाहें इसकी यूनिट का रिलेशन को फटाफट नोट कर लें, नहीं तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब जो मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं, जनरली एक बात होती है कि भाई कोई पूछता है कि ये रेजिस्टेंस आखिर है क्या। क्या होता है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन में लिख देता हूं। रेजिस्टेंस मींस ऑब्स्ट्रक्शन,
रुकावट। तो ऑब्स्ट्रक्शन कौन? प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर। कब? फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम देम। मेरी बात सुनिए, जब भी किसी वायर में से या किसी भी सिस्टम में से, किसी भी सिस्टम में से मैं बात कर रहा हूं, फिजिक्स के बारे में बात करोगे तो वायर, केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो मैं इलेक्ट्रोलाइट्स बोलूंगा, पर अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं। दुनिया की कोई भी चीज, जब फॉरेन चीज अंदर जाती है, इंटर करती है किसी सिस्टम में, फॉरेन यानी बाहर की चीज अंदर जाती है, तो वह ऑब्जेक्ट, वह लिविंग ऑर्गेनिज्म, वह बॉडी, वह सॉल्यूशन उसका विरोध करता है, इतनी आसानी से नहीं आने देता है। इस विरोध को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हमारा शरीर तो बहुत स्ट्रांग है, हमारा शरीर रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द जर्म्स। रेजिस्टेंस यहां पर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी वायर में से, तो वह मेटेलिक वायर या सॉल्यूशन भी उसको इतनी आसानी से जाने नहीं देता। जो जितना आसानी से जाने देता है, मतलब जो जितना लिटिल रेजिस्टेंस शो करता है, वो उतना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सीधी बात। अब जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड करता है? कौन से फैक्टर हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो उसके दो फैक्टर है, वैसे तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, मैं तीनों को लिख रहा हूं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर? पहला तो नेचर ऑफ मटेरियल कर देता हूं ताकि फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में दोनों में हो जाए मटेरियल। दूसरा होता है लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और थर्ड होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। इन तीन फैक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्या क्या इनका रिलेशन होता है उसको अपन देख लें। जैसे नेचर का मैं आपको बता दूं भाई, क्या होता है कि मेटल के बारे में बात करूं तो जो मेटल जितना कम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस शो करेगी वो उतनी अच्छी गुड कंडक्टर होती है। क्लियर? अब उसमें इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। नेचर के ऊपर जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये कम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस शो करती हैं, जिसके कारण ये बहुत अच्छी गुड कंडक्टर कहलाती हैं। क्लियर? दूसरा है लेंथ। अब यहां से अपना मेन यहां से है, तो पहले मैं लेंथ को डिफाइन कर रहा हूं। लेंथ में क्या है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसको हटा दो लिखने के लिए। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब इसको यूं समझ लीजिए, आपने एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा लिया, इतना सा पाइप का टुकड़ा लिया और आपने टेप में लगा दिया, आपने चालू कर दिया। पानी कैसे आएगा? बहुत तेजी से बहेगा। पर आपने बहुत बड़ा पाइप लेके आए, बहुत बड़ा पाइप लेके आए और सपोज आप 100 फीट का पाइप ले आए और उसी टेप से जोड़ दिया, तो दूसरे कोने पर जो बाल्टी भरने के लिए रखोगे देर लगाएगी भरने में। क्यों? क्योंकि पानी धीरे धीरे बहता हुआ उसको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जितना रेजिस्टेंस, अब वहां तक आप कहोगे सर क्यों भाई, आपने यहां से लेकर 100 मीटर का पाइप आपने बिछाया है, तो कहीं पर जमीन थोड़ी ऊंची होगी, फर्श थोड़ा ऊंचा होगा, थोड़ा नीचे होगा, मतलब ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस होते हुए जाएंगे। ऑब्स्टेकल मतलब रेजिस्टेंस। तो लंबाई बढ़ने से जितनी लंबाई बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ता चला जाता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? दूसरा है
एरिया क्रॉस सेक्शन, आप बताइए एरिया क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होना चाहिए? क्या एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा? फिर से सुनिए, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा? नेचुरली आप कहेंगे कि सर अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसको यूं समझिए, आपने एक पतला पाइप लिया है, पतला पाइप, उसमें आपने वाटर रिसोर्सेज से जोड़ दिया। अब आपने भले उसको लंबाई में लेके गए तो जितना पानी वो छोटा पाइप छोड़ेगा उसकी जगह पर आपने इतना बहुत बड़ा मोटा पाइप लगा दिया वाटर के रिसोर्स से, तो उसमें पानी ज्यादा बहेगा ना, ऑब्स्टेकल कम आएगा। मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस उसके कंपैरिजन में उतना कम होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is inversely proportional, ठीक है ना? क्या लिखा है मैंने? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इसको मैं यूं कर देता हूं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन यहां लिख देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं अपन तो क्या हो जाएगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, ठीक है ना? फिर आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहां एक नया कांस्टेंट आ गया, इस नए कांस्टेंट को अपन ने रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अपन रो से, है ना, कांस्टेंट है ये। कौन सा कांस्टेंट है? यहां लिख देता हूं, है ना, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट। अब इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि यह पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट कहते हैं और इसको अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? इसको अपन रो से, ये रो का साइन है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट को IUPAC ने रिकमेंड किया है कि हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस न कहते हुए हम इसको रेजिस्टिविटी कहें। क्या बोले? रेजिस्टिविटी। अगर बुक में कहीं पर आपको रेजिस्टिविटी नाम का वर्ड मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि किसकी बात की जा रही है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की बात की जा रही है, ठीक है ना? तो मेरे यहां पर फुल हो गया, आप चाहे तो इसको नोट करके लिख देंगे, IUPAC रिकमेंडेड दैट over the specific resistance use the resistivity। तो इतना आप इसको चाहे तो नोट कर लें, अदरवाइज मैं रब करने जा रहा हूं।
अब जो रेजिस्टेंस है इसको हम अगर मान लेते हैं कि लेंथ, इफ वी टेक लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, then specific रेजिस्टेंस क्या होगा कि रेजिस्टेंस को यूं डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर of 1 centimeter of long conductor having 1 centimeter 1 square centimeter क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां पर लेता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज known as specific resistance, ठीक है ना, कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन एज कर लेता हूं, रेजिस्टेंस डिफाइंड एज 1 सेंटीमीटर long conductor having 1 centimeter square cross section, area cross section of conductor is known as specific resistance. इस तरीके से अपन डेफिनेशन देंगे अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अगर ये सॉल्यूशन के लिए होता तो हम देखो सॉल्यूशन, जब सपोज मैंने ये लिया, अब ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ए स्क्वायर, तो लेंथ को अपन मीटर में मापेंगे और इसको भी अपन मीटर में मापेंगे, तो क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। अगर सेंटीमीटर होता तो लेंथ को भी अपन यूं कहें, लेंथ कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर, इसको भी अपन सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। तो इस तरीके से कोई बीकर वगैरह में लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया गया है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस is known as specific resistance। क्लियर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी भी यूनिट वही होती है जो पहले थी, तो इसकी यूनिट है रो की एसआई यूनिट ऑफ रो इक्वल्स टू, इसके लिए ओम है, ओम पर ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ओम सेंटीमीटर, तो इस तरीके से अपन ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को देखा। आप चाहें तो इसका भी ले लें, मैं स्क्रीनशॉट में रख कर रहा हूं। तो इस तरीके से आज हमने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी को देखा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी आप मेरे नेक्स्ट
लेक्चर में सुनेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।